नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे परीक्षा लीक की। बता दें कि 3 मई 2026 को देश भर के 23 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी। ये परीक्षा भारत में डॉक्टर बनने का एकमात्र जरिया। कुछ ही दिन के भीतर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और पारदर्शिता भरोसे पर अपना पुराना जाना पहचाना बयान जारी कर दिया। बहरहाल भारत पहले भी इस स्थिति से गुजर चुका है। 2 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब भी एनटीए की भाषा वही थी, माफी वही थी, वादा वही था, बस साल बदल गया था। और ये अक्षमता नहीं है, बार बार होने वाली अक्षमता है जिसे ठीक ना किया जाए तो एक व्यवस्था बन जाती है। बहरहाल भारत की परीक्षा व्यवस्था अब एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो अक्सर बड़ी बाधाओं का सामना करता है, लोगों के गुस्से को झेलता और फिर रीस्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बीच देश का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था भरोसे के लायक नहीं है? नीट पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट बहरहाल पहुंच चुका। फ्यामा ने कहा है कि एनटीए पर भरोसा खत्म हो गया, री एग्जाम की मांग उठ रही है, सीबीआई जांच कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही बना हुआ है, हर बार पेपर लीक कैसे हो जाता है और हर बार कुछ दिनों की राजनीति के बाद मामला शांत क्यों पड़ जाता? क्या देश में एग्जाम माफिया सिस्टम से ज्यादा ताकतवर हो चुका है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं दीपक शर्मा, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर भूपेंद्र अरमान चौरसिया याचिकाकर्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष झा, आप प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे चैनल पर। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। देश में एक बार फिर नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला सियासी और कानूनी लड़ाई के केंद्र में आ गया। नीट पेपर लीक मामले पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि देश का जिंजी लगातार पेपर लीक का शिकार हो रहा, लेकिन हर बार वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जाती है। उन्होंने कहा कि हर बार जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, कुछ गिरफ्तारियां होती है और फिर आरोपी छूट जाते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि 2013 से अब तक देश में 93 पेपर लीक हो चुके हैं, जिनसे करीब 6 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। उन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकतर पेपर लीक डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में हुए हैं। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या इन मामलों में राजनीतिक संरक्षण है, साथ ही युवाओं से सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने की अपील भी की है। नीट का पेपर लीक हुआ है, हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। इधर कांग्रेस ने भी नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने छात्र संगठन एनएसयूआई और इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बार बार पेपर लीक होना देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में नाकाम रही। कांग्रेस ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में छात्रों का भरोसा बहाल हो सके। नबी के तौर पे बिल्कुल अंधेरे में देश के लोग हैं, देश के स्टूडेंट्स हैं, और बिल्कुल ये बीजेपी सरकार मानती है और चाहती है कि उस अंधेरे में ये बच्चे जाएं और माने कि सिस्टम सही है, करप्शन नहीं हो रही। पर सच्चाई ये है साथियों कि आज वो करप्ट सिस्टम बीजेपी ने तय कर दिया है, सिर्फ वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन है, हवाले का पैसा है, वो पैसा इन बीजेपी के नेताओं को देंगे
उनकी जेबों में जब पैसा जाएगा तो उनको नौकरी भी मिलेगी, उनको एडमिशन्स भी मिलेंगी। और वो बच्चे भारत के जिनके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या गरीब हैं, वो जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी पढ़ाई कर लें, उनका भविष्य बीजेपी के शासन में भारत देश में नहीं है। ये एग्जाम्पल सेट कर रही है बीजेपी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। एक तरफ फाइनल री एग्जाम और एनटी के पुनर्गठन की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ सीबीआई की जांच तेज हो गई और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। वहीं विपक्ष सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठा रहा। ऐसे में सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और दोनों तरफ के अगर तर्क की बात कर ले, सत्ता पक्ष के तर्क की बात करें तो कुछ अपराधियों की वजह से पूरी व्यवस्था को बदनाम नहीं किया जा सकता, ये सत्ता पक्ष का तर्क है। और विपक्ष का इस पर कहना है कि जब परीक्षा ही सुरक्षित नहीं तो मेरिट कैसे। चले चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आऊंगी और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठ रहा है, क्या भारत में एग्जाम माफिया सिस्टम से ज्यादा ताकतवर हो गया है? दीपक जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। जस्ट ए मिनट। जी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? हाँ जी जी। आपको नमस्कार और टोटल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। 10 साल 89 पेपर लीक और 42 बार दोबारा से परीक्षा 2016 में, 2021 में, 2024 में, 2026 में किस तरह से युवा को आप संघर्ष से निकालना चाहते हैं। जी रोजगार लगातार कम होते जा रहे हैं और आपने आज अगर देखें भाजपा के राज में परीक्षा भी एक संघर्ष बन गया, परीक्षा को संघर्ष बना दिया। और संघर्ष केवल एक छात्र का नहीं, एक युवा का नहीं, यह संघर्ष है उस माता पिता का, एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करने वाले एक छात्र का, जिसके माता पिता ना जाने किस तरह से कितनी कठिनाइयां झेल करके अपने बच्चे को कोचिंग कराते हैं। एक सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन क्या हो रहा है, जिस तरह से ये पेपर लीक की घटनाएं होती, ये सब सपने धराशायी हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा अन्याय है उसके साथ, युवा के साथ, कि आप उसको बेहतर कल का सपना दिखाने की बात करते हैं, लेकिन एक परीक्षा ढंग से नहीं करा पाते आप। सवाल इस बात का कि लगातार 2024 के अंदर जब ये हुआ था, अगर आपको मैं याद कराना चाहूं तो उस समय के डीजी ने केवल आंकड़े गिनाए थे कि केवल कुछ ओनली 6 सेंटर्स, ओनली 1600 स्टूडेंट्स, वहां से आप जान सकते हैं इस बात को कितनी संजीदगी से इस विषय को लिया गया था। सरकार ने भी इस बात को कहा था कि हम इसके पर चिंतित हैं और हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुई कौन सी कार्रवाई। अब 2026 में जिस तरह से हुआ, कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कलाई खोलता है सिस्टम की, जो आपने बात अपनी रिपोर्ट में बताई कि माफिया सिस्टम, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है, किसी को डर भय नहीं है कि कुछ कार्रवाई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जिस तरह से हो रहा है, व्हाट्सएप पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्वेश्चन तैर रहे हैं, प्रश्नों की बोली लग रही है, तो क्या ये शिक्षा व्यवस्था है? और क्या ये वही भाजपा का राज है जिसके अंदर कहा जाता है कि मजबूत शासन, जवाबदेही शासन, सुशासन की बात की जाती है। आज एक छात्र, युवा छात्र और उसका परिवार यह पूछना चाहता है कि मेरे साथ न्याय कैसे होगा। आज लगातार अगर आप परीक्षा रद्द करते हैं, परीक्षा रद्द करने की बात नहीं, आप कहते हैं फीस नहीं दोबारा लेंगे, लेकिन सवाल ये इस बात का, उसकी वेदना को समझिए, उसकी मेंटल ट्रॉमा को समझिए कि एक ही परीक्षा दोबारा देनी पड़ती है उसको, उसकी हालत क्या होगी छात्र की। एक युवा के साथ अन्याय हो रहा है आज। और आज कांग्रेस पार्टी लगातार इस आवाज को संसद से सड़क तक लगातार उठाती आ रही है। माननीय जननायक श्री राहुल गांधी जी लगातार इस विषय को उठाते आ रहे हैं। 2024 के अंदर लगातार वो छात्र की आवाज बने, छात्रों से मिले, उनकी बात को समझा, संसद में उठाया, प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा कि इस पे चर्चा कराई जाए। लेकिन सवाल इस बात का कि
कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया और फिर से ये घटना हुई। और बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी कई बार दीपक जी देखा है इस तरह की घटना हो चुकी है। इससे छात्रों का समय, पैसा और जो दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, सभी चीजें साफ तौर से देखने को मिल रही है। मनीष जी, अगर यहाँ पर जिक्र करें तो हर परीक्षा में सेंटर्स और माफिया का कनेक्शन क्यों निकलता है, और क्या परीक्षा एजेंसियों में अंदरूनी भ्रष्टाचार है? आखिर पेपर परीक्षा से पहले बाहर कैसे पहुंच जाता है? इसके साथ साथ एक सवाल और जोड़ूंगी कि क्या एग्जाम सिस्टम में इनसाइडर गैंग सक्रिय है? जया जी, आपको नमस्कार। आज आप बहुत ही एक संजीदा मुद्दे पर आपने डिबेट रखा है। देश के 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, जो सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। साल, 2 साल, 3 साल से बच्चे और उनके साथ साथ उनके माता पिता, उनके गार्जियन उनके साथ सपने संजोए बैठे थे। लाखों रुपए उन पर किया गया और पैसे एक तरफ, समय वापस नहीं आ सकता है लौटकर। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं देना चाहूंगा तो भाजपा और भाजपा के संरक्षित गुर्गे को, माफिया को, जो पेपर के लीक में संलिप्त है। मैं आपको बताना चाहता हूं जया जी, बात राजनीति की नहीं है, लेकिन अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे जी, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो भाजपा और उनके नेताओं का हाथ, उनकी संलिप्तता हर बार पेपर लीक में रहा है। मैं आपको बताता हूं, जब जब पेपर लीक होती है, बीजेपी नेताओं का बीजेपी कनेक्शन और बीजेपी नेताओं द्वारा उनको संरक्षण देने की इस बात सामने क्यों आती है? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की जो बीजेपी सरकार है, आखिर हर बड़े पेपर लीक का रास्ता बीजेपी नेता तक क्यों जाता है? आपने देखा कि अभी राजस्थान में जो लड़का गिरफ्तार हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। 30 लाख रुपए उसने पेपर लीक कराने के नाम पे लिए थे। इसका जवाब कौन देगा? दिनेश बिवाल उसका नाम है। अगर मैं बात करूं 2014 से लेकर अब तक, मोदी सरकार जब से आई है अभी तक देश में 93 पेपर लीक हो गए हैं। 6 करोड़ से ज्यादा युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकारमय में चला गया है। सबसे ज्यादा पेपर लीक उन्हीं राज्यों में हुआ है, ये देखने में आया है जहां पर भाजपा और भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक संयोग कहा जा सकता है, कोइंसिडेंस कहा जा सकता है? हम इसे क्रोनोलॉजी ना करें, हम इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत एक क्रिमिनल क्राइम ना कहें? क्या इसे क्राइम की संज्ञा ना दी जाएगी? अगर मैं बात करूं पेपर लीक की, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए और मैं सभी को बोलता हूं। 2017 में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। मोदी सरकार जब से आई है आज तक, मोदी सरकार के 2014 से लेकर अब तक 5 बार नीट की पेपर लीक हो गई है। मेडिकल की पेपर लीक हो गई, 2017 में लीक हुई, 2019 में लीक हुई, 2021 में लीक हुई, 2024 में लीक हुई और अब जाकर 2026 में लीक हो गई। अगर मैं देश के सेंट्रलाइज्ड एग्जाम की बात करूं, नेशनलाइज्ड एग्जाम बात करूं, तो 2013 में मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो बहुत बड़ा व्यापम घोटाला हुआ था, व्यापम पेपर लीक हुआ था और उसमें जो लोग भी सम्मिलित थे, जहां भी जांच का दायरा जाता है। जया जी, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा सा पीछे सारे लोगों को मैं याद दिलाने चाहूं, एक एक कड़ी जहां तक भी सीबीआई पहुंचती थी तो उनकी या तो हत्या हो जाती थी या अदर कंडीशंस उनकी मौत, एक्सीडेंट या इन तरीके से हो जाती थी। तो सारा, और हर बार की तरह आप देखिएगा, पिछली बार की तरह भी सीबीआई को जांच सौंप दिया जाता है। सीबीआई में आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े अफसर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सीबीआई जिनको भी गिरफ्तार करती है, इस कांड में भी 2026 में भी 13 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन सीबीआई को 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना पड़ता है। अगर आप 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे तो जो आरोपी है वो आरोप बरी हो जाता है। तो पिछले बार भी सीबीआई ने यही किया था और इस बार भी यही होने वाला है। बिल्कुल, वो तो देखने वाली बात होगी मनीष जी की अब सीबीआई आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। इन पर जो लोग हैं, जो किंगपिन हैं, उन पर नहीं पहुंचना चाहती है, क्योंकि ये वही सत्ता में बैठे लोग हैं जिनके इशारों पर इनके गुर्गे पेपर लीक करते हैं। आप जरा सोचिए, मानसिक स्थिति सोचिए जरा, परिवार के बारे में, उस परिवार। बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है मनीष जी की एक छात्र, एक बच्चा पेपर देता है, अपनी मेहनत लगाता है, समय बर्बाद करता है। आपको नहीं पता होगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, सभी महानुभावों को बताना चाहता हूं, इस महीने सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। बिहार में अभी मई के प्रथम महीने में एईडीओ का परीक्षा हुआ था, असिस्टेंट एजुकेशन डायरेक्टर ऑफिसर का, वो पेपर भी लीक हो गया। तो ये जो देश है, इन्होंने, चूंकि भाजपा राज्य सरकार है, जहां पर वो विकास की गति का आवाज देते हैं कि हम
राज्य को विकास की गति पर दौड़ाएंगे, वहां पर पेपर लीक जैसा काली बिल्कुल पेपर लीक एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सिस्टम में हो गया है। मनीष जी बिल्कुल ढूंढना होगा। देश के युवाओं को हम आह्वान करते हैं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने आह्वान किया है, देश के युवाओं को जागना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल युवा अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, साफ तौर से सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहा है, अपनी बात रख रहा है। मनीष जी आपके पास आऊंगी समय और बिल्कुल आपसे और भी जवाब लूंगी, लेकिन आगे भी जवाब मैं लेती हूँ भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर एक छात्र एक बच्चा पेपर देता है, एक तरफ लाखों युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ माफिया मिनटों में उनका भविष्य बेच देते। सवाल यह है कि आखिर बार बार पेपर लीक क्यों? अधर में लटका है स्टूडेंट्स का भविष्य। भूपेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मंगलू हाँ जी, भूपेंद्र जी आपकी आवाज हम तक दोबारा से नहीं पहुंच रही, आपके पास वापस आऊंगी और इस पर जवाब लूंगी। और दीपक जी मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि हर बार जांच होती है, गिरफ्तारियां होती है, सियासी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जो मामला है वो शांत पड़ जाता है, एक ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो क्या देश में एग्जाम सिस्टम कमजोर है या फिर पेपर लीक माफिया ज्यादा ताकतवर हो चुका है? जी जया जी, आपने जो सवाल किया कि क्या व्यवस्था है, अगर हम व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं एक विल पावर जो सरकार दिखाती है और नियत और नीति की बात है इसके अंदर, कि जब कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई भी आपने देखा एग्जाम लीक का मामला आया तो उस समय पहली बार में ही उसका निदान हो जाना चाहिए था, पहली बार में ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसको इग्नोर किया गया, फिर दोबारा से हुआ, फिर उसके बाद में फिर से हुआ, लगातार एक चेन बन गई है। और आज कहीं ना कहीं आज देखेंगे छात्रों का, उनके अभिभावकों का एनटीए से कहीं ना कहीं विश्वास आप देखेंगे डगमगा गया कि किस तरह से, क्या ये वाकई में परीक्षा हो रही है, क्या वाकई में ये छात्रों के साथ अगर आप देखें प्रतिस्पर्धा का माहौल, जिस तरह से जिस परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज हो रही जी, कहीं ना कहीं आप व्यथा समझिए उस पेरेंट्स की जो किस तरह से उस पैसा मैनेज करता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। सामान्य घर के एक बच्चे की बात कर रहा हूं मैं जी, तो वो किस तरह से पैसा मैनेज करता है, कोचिंग कराता है, और उसका कहीं ना कहीं जब विश्वास डगमगा जाता है, उसका हौसला टूट जाता है कि क्या होगा, आखिर होगा क्या, फिर से कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, फिर से दोबारा पेपर तो नहीं होगा। जब छात्र पेपर देने जाता है, एग्जाम देने जाता है, यही सोच कि इस बार कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, क्या इस बार फिर से लीक तो नहीं हो जाएगा एग्जाम। तो ये आप देखिए, इसी बात को लेकर के एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और जननायक श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और ये आवाज उठा रहे हैं कि इस व्यवस्था को इस बाब अब हम सहन नहीं कर पाएंगे। जिस एनटीए की जहां तक बात है, अब एग्जाम इसके अंदर होना कहीं ना कहीं विश्वसनीयता खो बैठा है अपनी, अब इसको समाप्त करना चाहिए और एक विश्वसनीय व्यवस्था, बिल्कुल एक विश्वसनीय व्यवस्था होना, एक मजबूत व्यवस्था होना, एक यहाँ पर जिस तरह से युवाओं को भरोसा हो उस तरह की व्यवस्था कायम करना, बहाल करना एक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मनीष जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं भूपेंद्र जी का जवाब ले लेती हूँ जो उनसे सवाल किया था मैंने। भूपेंद्र जी, एक तरफ लाखों युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, लेकिन माफिया कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में उनका भविष्य बेच देते हैं। आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा और बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में इससे लटका हुआ है? भूपेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए दोबारा से आएंगे, मैं मनीष जी आपके पास आऊंगी और जिस तरह से देखें कि अब
नीट परीक्षा जिस तरह से रद्द की गई है, उसके बाद एनटीए पर, सरकार पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पर नीट से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक हर बार की जो वही कहानी है, पेपर आउट होता है, छात्र सड़कों पर आते हैं, सिस्टम कटघरे में होता है। तो क्या पेपर लीक अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि संगठित उद्योग बन चुका है? मनीष जी, आपकी भी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। या जी, मैं काफी आसान तरीके से और सुलभ भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो नीट और ये जो नेशनलाइज्ड पेपर एग्जाम के जो तैयारी प्रतियोगिता परीक्षा की जो पेपर लीक होता है, संगठित गिरोह है जी। जिनका तार जो है ऊपर के राजनीतिक पार्टी और यूं कहें तो भारतीय जनता पार्टी के किंगपिन से जुड़ा हुआ है। उनके इशारों पर यह सारा खेल फुल रहा है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताता हूं, पिछले साल भी जब आपको याद होगा 2024 की मैं बात करूं, संजीव मुखिया जब पटना से गिरफ्तार हुआ था, उसे गिरफ्तार किया गया था नीट के परीक्षा में, तो पुलिस ने जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और सीबीआई ने 90 दिन तक जो है अपना चार्जशीट दाखिल नहीं किया था और वो उससे जमानत मिली थी। जब अपराधी को इस प्रकार से जमानत मिलती है तो उसका षड्यंत्र जो है अपना, उसका हौसला बुलंद हो जाता है और वो अगले नीट एग्जाम के पेपर को लीक करने की फिराक में और जुगाड़ में लग जाता है। इसके साथ साथ मैं इसके साथ एक जरूरी चीज और जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल है, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी ने 2025 के इलेक्शन में, जो बिहार इलेक्शन में चुनाव हुआ था, उनकी पत्नी को, उसके पूर्व भी उनकी पत्नी को उस पार्टी से टिकट दिया गया था। और आज सबसे बड़ा सबूत यह है कि देखिए, चोर के मुंह में क्या बोलते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता मौजूद नहीं है। वो किस तरीके से लोगों को फेस करेंगे, किस तरीके से देश को फेस करेंगे, उन पर जवाब देते नहीं बन पा रहा है। उनके खुद के घर में अंधेरा है, उनके खुद के घर में चोर है, उनकी चोरी पकड़ी गई है। और देश के लोगों से यही आह्वान है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जितने भी एनटीए और ये जो मकड़जाल जो लोग हैं, जो देश के राष्ट्रव्यापी जी युवाओं का भविष्य इन्होंने अंधकारमय में कर दिया है। और आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जब वहां के जेनजी जो लोग हैं, उनके सरकार के लोग बदला ले सकते हैं अपने सरकार के खिलाफ, तो हमारे जेनजी क्या पेपर लीक करने वाले को क्या जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल सकते, क्या अपनी आवाज नहीं हो सकते? ये समय है कि देश के युवाओं को, देश के लोगों को, देश से ऐसे शिक्षाविदों को खड़ा होकर बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। और इस पर, और सबसे बड़ी बात है, आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता कहीं किसी भी चैनल पर हो, किसी भी प्रवक्ता के रूप में या किसी भी तरीके से जनता को फेस नहीं कर पा रहा है। उनका जो असली चेहरा है देश के सामने आ गया है और ये हर तरीके से ये अब नंगा हो चुके हैं। और इनका जो, आप सोचिए, एक जो मनीष हमारे पास वक्त कम है, एक आखिरी जवाब मैं दीपक जी से भी लूंगी क्योंकि यहाँ पर सभी को मिलकर एक जो अपनी बात है वो रखनी चाहिए। और जो छात्र वो सड़कों पर साफ तौर से नजर आ रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। दीपक जी, जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा की जो गोपनीयता है वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर युवाओं का भविष्य कितना सुरक्षित है? एक 30 सेकंड का जवाब आपसे लूंगी। जी जय जी, आज सवाल विश्वसनीयता के ऊपर है। जब एक छात्र एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो बुक्स हाथ में लेने के बाद में उसके जहन में एक बात उठती कि एग्जाम होगा कैसे, क्या वाकई में एक एग्जाम फेयर है? तो इस कितना चिंताजनक स्थिति आ चुकी है कि एक जो छात्र है वह एग्जाम की तैयारी से ज्यादा इस बात पर उसके जहन के अंदर चर्चा चल रही, तो विमर्श चल रहा होता है कि आखिर ये वाकई में एग्जाम होगा, क्या ये फेयर है? जिस तरह की न्यूज रिपोर्ट आ रही है, लगातार एग्जाम बार बार लीक होते हैं, बार बार जो प्रश्न आज इस बार देखा आपने 135 प्रश्न व्हाट्सएप के ऊपर उपलब्ध थे। तो क्या एक छात्र की मनोवैता समझिए, जो मेहनत करके अपने हुनर से, अपनी शिक्षा से आगे बढ़ना चाहता है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? उसकी जहन के अंदर क्या क्या नकारात्मकता इस समय घर कर चुकी है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस व्यवस्था, इस जो हालत की जिम्मेदारी किसकी है? हर बात का क्रेडिट आप सरकार लेना चाहती है तो डिस्क्रेडिट कौन लेगा? इसका डिस्क्रेडिट किसके हाथ में जाना चाहिए? बिल्कुल दीपक जी, आप डिस्क्रेडिट कौन लेगा इसका? बिल्कुल, जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी होगी। और एक आखिरी सवाल मैं भूपेंद्र जी से भी ले लेती हूँ। अब उनकी आवाज आप तक, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक भूपेंद्र जी? जी मैम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। मैम देखिए, आपने जो सवाल कहा कि कब तक ये माफिया जो है इस एग्जाम को रूल करेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स अ सिस्टमेटिक फॉल
और धर्मेंद्र प्रधान मुझे लगता है इस पूरे यूनिवर्सल के सबसे ज्यादा फेलुअर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में 2024 में एक बहुत बड़ा नेट स्कैम हुआ। जी। बाद में केंद्र सरकार जाके सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप गई। मैं याचिकाकर्ता भी था और हम लोगों ने 21-22 दिन जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी किया, हजारों बच्चे हमारे साथ थे। जी। बाद में यही पाया कि हम लोगों ने जो मेन क्वेश्चन सरकार के सामने रखे थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप रीनीट कराइए। आपको यह समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने पिछली बार तकरीबन 23 लाख लोगों को इस पेपर को देने का मौका दिया, जिसमें से 12.5 से 13 लाख लोग जो है वो क्वालिफाई हुए। उसमें से मेन लड़ाई मैडम जो होती है वो तकरीबन 50,000 गवर्नमेंट सीट्स की होती है। रसूखदारों के बच्चों ने गरीब के बच्चे का हक छीन लिया और मैंने उन बच्चों की आंखों में आंसू देखा। और जब तक ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में इस तरीके के ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं जिनके मुंह में करप्शन का खून लगा हुआ है, जब तक ये सिस्टमेटिक फेल्योर होते रहेंगे। आप सोच के देखिए कि अगर मैं एक एकेडमिक डायरेक्टर हूं एनटीए का, तो ये जो पेपर बनते हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के तकरीबन 180 क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा पीएचडी प्रोफेसर अपने अपने क्वेश्चन देते हैं। कैसे पॉसिबल है कि वो क्वेश्चन बिना एनटीए की मर्जी के, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के बाहर कोचिंग माफियाओं तक पहुंचाए जाते हैं और 30-30, 35-35 हजार में हमारे 23 से 24 लाख युवा बच्चों का जो है भविष्य वो इस तरीके से बेचा जाता है। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी इस बार धर्मेंद्र प्रधान को तलब करें और बहुत क्लियर शब्दों में कहें कि अगर ये बार बार होगा तो मुझे लगता है हम जैसे लोगों को रोड पे आना पड़ेगा और इस सरकार को बताना पड़ेगा कि अगर इसी तरीके से आप भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हो तो आप हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये बार बार हो रहा है मैम, आप समझिए। बिल्कुल, कई बार देखा है और लगातार इस तरह का जो पैटर्न है वो साफ तौर से देखने को मिला। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देश के करोड़ों युवा सिर्फ एक जवाब चाहते हैं, आखिर उनकी मेहनत की कीमत कौन बचाएगा? बार बार पेपर लीक, बार बार जांच, बार बार सियासी बयानबाजी और फिर कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाता है। आखिर जिम्मेदार कौन? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।